हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी शॉर्ट रन में। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया टीपी, एमपी और एपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस टॉपिक में अभी तक मैंने आपको बता दिया शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में डिफरेंस, वेरिएबल और फिक्स वेक्टर के बीच में डिफरेंसेस और प्रोडक्शन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। आज बात करने वाले हैं जो शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम अप्लाई करने वाले हैं, एप्लीकेबिलिटी किस तरह से रहेगी और इस लॉ के अकॉर्डिंग मुझे टीपी, एमपी और एपी का ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ किस तरह से बनेगा। सबसे पहले याद रखें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब ये लॉ है क्या, इसकी बात करें तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग ये कहता है एक प्रोड्यूसर जैसे जैसे गुड्स बनाता जाएगा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से, एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर हैं वो जैसे जैसे माल बनाएगा अपने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर से, जहां वेरिएबल फैक्टर चेंज होंगे फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, इनिशियल स्टेज में जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो एडिशनल प्रोडक्ट है, वो इंक्रीज होगा या फिर कह सकते हैं टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। स्टेज नंबर 1। अभी ये नहीं देखें कैसे इंक्रीज होगा, क्या होगा। अभी जो मैं जो बात बताता चल रहा हूं, जो बोलता चल रहा हूं, उसी बात को याद रखें। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है स्टार्टिंग में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर हम जैसे ही एम्प्लॉय करेंगे, वेरिएबल फैक्टर को लगाने की वजह से, फिक्स्ड फैक्टर को लगाने की वजह से स्टार्टिंग फेज में एमपी इंक्रीज होगा या फिर कह सकते हैं टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। थोड़े समय के बाद एमपी अब होगा डिक्रीज, लेकिन अब भी टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, और लास्ट में एमपी हो जाएगा जीरो और नेगेटिव। उसकी वजह से टीपी गिरने लगेगा। 3 स्टेज, पहला एमपी बढ़ा, टीपी बढ़ा ज्यादा रेट से। दूसरी स्टेज एमपी गिरा, टीपी बढ़ने लगा लेकिन कम रेट से। और तीसरी स्टेज जहां एमपी हो गया जीरो और एमपी हो गया नेगेटिव, टीपी गिरना स्टार्ट हो गया। ये मेरी स्टेज नंबर 3। तो 3 स्टेजेस में लॉ याद रखना है। स्टार्टिंग में एमपी बढ़ेगा, टीपी बढ़ेगा ज्यादा रेट से, एमपी गिरेगा, टीपी बढ़ेगा कम रेट से। एक पॉइंट पर एमपी होगा जीरो, फिर हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव जैसे ही होगा टीपी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्या रीजन रहेंगे, रीजन की चर्चा अगले लेक्चर में करने वाले हैं। बात करेंगे पहले वैल्यू कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना और डिक्रीजिंग रेट से बढ़ने में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जैसे ही प्रोड्यूसर ने कोई भी लेबर नहीं लगाई, फिक्स्ड वेक्टर हमेशा रहेगा, चाहे माल बनाए 0 यूनिट, चाहे माल बने 36 यूनिट 38 यूनिट तक, वेरिएबल फैक्टर ही चेंज हो पाएंगे, फिक्स्ड वेक्टर हमेशा रहेंगे कांस्टेंट। जैसे सपोज यहां पर फिक्स्ड वेक्टर है जमीन, लैंड, ये फिक्स्ड है 1 एकड़, तो ये हर बात हर पॉइंट पर 1 एकड़ ही रहेगी, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तो जब लेबर थी जीरो, मतलब लेबर काम कर ही नहीं रही है, तो माल भी बनेगा जीरो। एमपी और एपी की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अगर एपी की वैल्यू निकालनी है, यहां पर आ जाएगा इन्फिनिटी या फिर नॉट डिटर्मिनेबल। पहली लेबर लगाई, उसने बनाई 8 यूनिट, एमपी 1 की वैल्यू निकालनी है तो टीपी 1 माइनस टीपी 0, ये आ गया 8। एपी 1 की वैल्यू निकालनी है तो टीपी अपॉन नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो 8 डिवाइड बाई 1, वो आ गया 8। दूसरी लेबर और लगाई, अब दोनों ने कंबाइंड जो प्रोडक्शन किया वो हुआ 18 यूनिट्स का कंबाइंड प्रोडक्शन। इसका मतलब दूसरी लेबर का एडिशनल आया 10 और एवरेज आया 9 यूनिट्स। आप लोग देखोगे तो एमपी बढ़ रहा है, एमपी अभी बढ़ रहा है। टीपी पहले बढ़ा स्टार्टिंग में 8 यूनिट से, अब टीपी कितने से बढ़ा, अब बढ़ा 10 यूनिट से। रीजन है एमपी बढ़ रहा है। अब मैंने एक लेबर और लगाई, तीनों का कंबाइंड प्रोडक्शन, तीनों ने यूनिट बनाई 30, तीनों ने 30 यूनिट बनाई। सर क्या मैं यहां पर यह असम्पशन लूंगा कि लेबर की एफिशिएंसी अनइक्वल है, क्योंकि मैंने देखा पहली लेबर ने बनाई 8 यूनिट, दूसरी लेबर ने बनाई 10 यूनिट, तीसरी लेबर ने बनाई 12 यूनिट, तो क्या हर बार लेबर की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। बच्चों लेबर की एफिशिएंसी यहां पर रहेगी सेम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। आगे हम अदम्पशन की बात करेंगे, तो वो अदम्पशन कहती है लेबर की एफिशिएंसी रहेगी सेम, जो लेबर की क्षमता है माल को बनाने की वो हमेशा इक्वल है। लेकिन जैसे जैसे मैं कलेक्टिव लेबर लगाता जाऊंगा, कलेक्टिव लेबर की जो कलेक्टिव एफिशिएंसी रहेगी वो इंप्रूव होगी। अगर लेबर मिलकर काम करेगी तब उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी,
और जितनी ज्यादा लेबर होगी उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इसी वजह से तीसरी लेबर लगाई, कंबाइंड प्रोडक्शन हुआ 30 यूनिट और तीसरी का एडिशनल प्रोडक्शन हुआ 12 यूनिट। अभी भी एमपी बढ़ा और टीपी बढ़ा ज्यादा रेट से। पहले टीपी बढ़ा 8 से, फिर 10 से, अब 12 से। और एपी की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 3 वो आ गया 10। मैंने चौथी लेबर और लगाई। अब प्रोडक्शन हो गया 38 यूनिट, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन अब बढ़ा केवल 8 यूनिट से। एमपी 4 की वैल्यू निकालनी है, क्या फॉर्मूला आएगा? टीपी 4 माइनस टीपी 3। इसी वजह से मेरे एमपी की वैल्यू कितनी आई? वो आई 8 यूनिट्स। एपी की वैल्यू टीपी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर वो आ गया 9.5। अब मेरा एमपी गिरा, एमपी गिरा तो टीपी भी बढ़ा लेकिन कम रेट से। मैंने पांचवी लेबर और लगाई। पांचवी लेबर ने भी, पांचवी लेबर तक प्रोडक्शन भी 38 यूनिट है, चौथी लेबर के बराबर। सर जब प्रोड्यूसर जानता है कि फोर्थ लेबर तक 38 यूनिट ही बनेंगी तो पांचवी लेबर को लगाएंगे। यहीं पे बच्चों आ जाती है दूसरी असम्पशन कि प्रोड्यूसर इज रैशनल। प्रोड्यूसर रैशनल है, जानता है कहां पर कितना लेबर लगानी है। इसीलिए आप लोग देखोगे तो एनसीईआरटी में ये वाला फेज आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम असम्पशन ले रहे हैं प्रोड्यूसर इज रैशनल। मैंने कंज्यूमर वाले टॉपिक में ली थी कंज्यूमर इज रैशनल। तो प्रोड्यूसर जानता है पांचवी लेबर के लिए जगह ही नहीं है। अब पांचवी लेबर का आउटपुट, एडिशनल आउटपुट है 0। फॉर्मूला रहेगा टीपी 5 माइनस टीपी 4। टीपी 5 38, टीपी 4 38, तो एमपी 5 आ गया 0। पांचवी लेबर ने माल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फैक्ट्री में लेबर के लिए जगह ही नहीं है। अब लेबर यदि काम करेगी, अब यदि लेबर काम करेगी तो उस लेबर को पिछली लेबर से काम लेना पड़ेगा। फैक्ट्री में इतनी जगह ही नहीं है कि एक नई लेबर काम कर पाए। अगर उस लेबर को काम देना है तो ऊपर वाली चारों लेबर से थोड़ा थोड़ा काम छीनना होगा और वो देना होगा पांचवी लेबर। सर क्या काम छीनेंगे तो इस पे इसका इफेक्ट कॉस्ट पे आएगा? तो बच्चों कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? कॉस्ट बढ़ेगी। बढ़ेगी क्यों? क्योंकि 4 लेबर पैसा कम नहीं करेंगी, पैसा तो उतने का उतना ही रहेगा। पांचवी लेबर को और पेमेंट करना है तो कॉस्ट उल्टा बढ़ी। कॉस्ट के बारे में और डिटेल जो डिस्कशन करेंगे वो अगले टॉपिक कॉस्ट वाले में करने वाले। तो पांचवी लेबर का एडिशनल आउटपुट 0, एवरेज आ गया मेरा 7.6। पांचवी लेबर के लिए जगह नहीं थी, मेरे फिक्स वेक्टर पूरे कंज्यूम हो चुके थे, दैट्स व्हाई एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट एडिशनल प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ लेबर इज 0। मैंने छठवीं लेबर और लगा दी। अब छठवीं लेबर लगा दी, ओवर क्राउडेड हो गया, भीड़ ज्यादा हो गई है मेरी फैक्ट्री के अंदर। अब क्या होगा? भीड़ ज्यादा होगी तो इन सभी लेबर की एफिशिएंसी पे आएगा इफेक्ट। कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी इनको काम करने में, और दिक्कत जैसे ही अराइज होगी इनकी कलेक्टिव एफिशिएंसी गिरेगी। तो 6 लेबर ने केवल 36 यूनिट बना पाई। 5 तक बना रहे थे वो 38, 6 बना रही 36। इसका मतलब एमपी की वैल्यू आ गई -2, टीपी 6 माइनस टीपी 5। और मेरा एपी का वैल्यू आ गया 6। स्टार्टिंग में एमपी बढ़ा थर्ड लेबर तक, टीपी बढ़ा ज्यादा रेट्स, फिर एमपी गिरा, टीपी बढ़ा लेकिन कम रेट्स। एमपी जैसे ही नेगेटिव हो गया टीपी गिरना स्टार्ट हो गया। 3 मेरे फेज हो गए। स्टार्टिंग में ग्राफ के फॉर्म में बात करें, स्टार्टिंग मेरी जो ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन टीपी, ऑरेंज लाइन एमपी, और ये स्लेटी लाइन जो है ग्रे लाइन है वो है एपी। स्टार्टिंग में एमपी देखोगे तो आप लोग बढ़ रहा है। एमपी किस यूनिट तक बढ़ रहा है? एमपी बढ़ रहा है थर्ड यूनिट तक। एमपी वाली लाइन बढ़ रही है थर्ड यूनिट तक, टीपी बढ़ रही है ज्यादा रेट से। थर्ड यूनिट के बाद मतलब थर्ड वेरिएबल फैक्टर के बाद एमपी गिरने लगा। एमपी गिरने लगा लेकिन तब भी टीपी बढ़ा। एमपी गिरने लगा इन द सेंस फोर्थ लेबर तक एमपी गिरा, टीपी बढ़ा लेकिन इस बार कम रेट से। फिफ्थ लेबर तक एमपी हो गया 0, टीपी बढ़ा नहीं, टीपी रहा कांस्टेंट, टीपी रहा कांस्टेंट। फिर जैसे ही एमपी हो गया नेगेटिव, जैसे ही एमपी की वैल्यू चलेगी नेगेटिव साइड में, टीपी गिरना स्टार्ट हो गया। तो 3 स्टेज। पहली स्टेज जब टीपी ज्यादा रेट से बढ़ा, दूसरी स्टेज टीपी कम रेट से बढ़ा, तीसरी स्टेज टीपी गिरने लगा। तीनों स्टेज को अलग अलग नाम दिया गया है। पहला स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि मैंने वेरिएबल फैक्टर और लगाया, आउटपुट ज्यादा गति से बढ़ा। दूसरी फेज को इसे बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स, मैंने वेरिएबल फैक्टर लगाया, आउटपुट बढ़ा लेकिन कम रेट से। तीसरी स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स, मैंने वेरिएबल फैक्टर लगाया, अब आउटपुट बढ़ने के बजाय आउटपुट गिर गया। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव। यही मैं एपी की बात कर लूं, एपी तो हमेशा ही रहेगा पॉजिटिव,
एपी स्टार्टिंग में बढ़ा और फिर गिरने लगा। मुझे रिलेशन की बात करनी है टीपी एमपी की और एमपी एपी की। रिलेशन की बात आगे करने वाले हैं। मुझे यहां पर इस लेक्चर में केवल किस तरह से ग्राफ डिटरमाइन होगा, ग्राफ बनेगा कैसे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव होती क्या है, मुझे वो बताना था। तो मैंने इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स तीनों के बारे में आप लोगों को बता दिया है। पहला फेज, दूसरा फेज और मेरा तीसरा फेज। यहां पर एक बात और याद रखनी है, एक पॉइंट जहां पर मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न खत्म हो जाएगा या फिर टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना बंद कर देगा, टीपी अब बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक ऐसा पॉइंट जहां पर टीपी अब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना बंद कर देगा, अब टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, अब टीपी इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, मतलब इस पॉइंट तक। मेरा थर्ड लेवर के बाद, थर्ड लेवर तक ही टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से, इसे बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये बात की बच्चों मैंने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन सी तीन स्टेजेस हैं, अब क्या रिलेशन रहेगा टीपी और एमपी के बीच में, एमपी और एपी के बीच में, वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है। मैंने आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के असम्पशन बता दी। पहला असम्पशन था जितने भी प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज हैं, फिक्स्ड फैक्टर है, वो रहेंगे कांस्टेंट, वेरिएबल फैक्टर वो चेंज कर सकता है शॉर्ट रन में। प्रोड्यूसर हमेशा रैशनल है, और प्रोड्यूसर के पास जितनी भी लेबर है, प्रोड्यूसर के पास जो भी लेबर है वो लेबर इक्वली एफिशिएंट है, सारी लेबर इक्वली एफिशिएंट है, माल को बनाने में सारी लेबर टेक्नोलॉजी इक्वली जानती है, प्रोडक्शन की जो भी टेक्निक है वो। अगले लेक्चर में बात करने वाले हैं टीपी एमपी और एमपी एपी के रिलेशन में। अगर लेक्चर में थोड़ा दिक्कत आई तो वापस एक बार लेक्चर और देखें, एक बार ये समझ में आ गया टीपी एमपी और एमपी एपी का जो रिलेशन है बहुत सिंपल है। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।